हेलो माय डियर लिसनर्स एंड व्यूअर्स एंड डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको कुछ दिन पहले एक वीडियो डालकर बताया गया था कि 1 अप्रैल से हम 9th 10th 11th 12th के कुछ कंबाइंड टॉपिक के साथ कुछ वीडियो आपके अपने चैनल पर अवेलेबल कराएंगे। तो उसी को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए ये डिसाइड किया गया है आज की फर्स्ट वीडियो में फिगर्स ऑफ स्पीच एंड पोएटिक डिवाइस एक ऐसा टॉपिक होता है आपकी लिटरेचर में, आपकी इंग्लिश में, जो 9 से 12 तक लगभग इक्वल चलता है। ठीक है, कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच बढ़ जाते हैं लेकिन कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच बिल्कुल सेम रहते हैं। मतलब 8 से 10 फिगर्स ऑफ स्पीच ऐसे होते हैं जो हम 9, 10, 11, 12 में पैरेलल पढ़ते हैं, लेकिन 11, 12 में जाके कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं। तो मैंने क्या डिसाइड किया है, फिगर्स ऑफ स्पीच एंड पोएटिक डिवाइसेस को पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके हम वीडियोस बनाएंगे। ठीक है, और उनमें अलग अलग 5-5 और 6-6 फिगर्स ऑफ स्पीच को या पोएटिक डिवाइस को हमने रखा है। तो आज जो हमने शुरू किया है, आज हम शुरू करने वाले हैं नंबर 1 सिमली से। लेकिन सिमली स्टार्ट करने से पहले यह जानना बहुत जरूरी है, व्हाट इज अ फिगर ऑफ स्पीच। ओके, आप सबने देखिए हिंदी में अलंकार पढ़े होंगे, राइट? जो आपने अलंकार पढ़े हैं उन्हीं को हमने इंग्लिश में क्या बोल दिया है, फिगर्स ऑफ स्पीच। जैसे हमने वहां पढ़ा है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपकरणों को अलंकार कहते हैं। तो यहां भी इंग्लिश भाषा में कुछ पोएटिक डिवाइसेस हैं, कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच हैं जो इंग्लिश भाषा को और एडोरेबल करती हैं, बहुत ज्यादा शानदार कर देती हैं। ठीक है, हम बहुत सारी बातों को अपनी रूटीन लाइफ में भी बोलते हैं। तो फिगर्स ऑफ स्पीच क्या है ये आपको पता चल गया है। ठीक है, हमारी इंग्लिश भाषा को वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो उसको और भी ज्यादा शानदार, उसको और भी ज्यादा एडोरेबल करता है। तो उसमें सबसे पहले स्पेशली हम जब भी पढ़ते हैं तो एक फिगर्स ऑफ स्पीच आती है आपकी सिमली। तो सिमली क्या है? सिमली अगर मैं क्योंकि कुछ आपकी फिगर्स ऑफ स्पीच होंगी जिनको हम हिंदी के साथ भी अटैच कर सकते हैं, हिंदी के साथ भी उनको समझा सकते हैं। ठीक है, इसको हम जनरली कहते हैं उपमा एक तरह से। ठीक है, तो यहां क्या मतलब है, यहां मतलब है वो कोई भी सेंटेंस जिसके अंदर हमने दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का कंपैरिजन किया है उनकी क्वालिटीज को लेकर। ठीक है, जब हम कोई भी दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को उनकी क्वालिटीज के साथ कंपैरिजन करके शो करते हैं तो उसको हम बोलते हैं सिमली। ठीक है, तो इसको समझने के लिए कुछ हमारे पास शॉर्ट कीज भी होती हैं, कुछ शॉर्टकट भी होते हैं। वैसे तो मैं आपको बता दूं सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि एक डायनेमिक वर्ड है तो कहीं ना कहीं से हम कुछ शॉर्टकट्स भी निकाल लेते हैं। ठीक है, हर चीज का शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश मत करना। तो इसमें हम क्या करते हैं, कुछ वर्ड्स हैं कीवर्ड्स। डेफिनेशन आपको क्लियर है, व्हेन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर कंपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्वालिटीज। तो यहां हम बात कर रहे हैं कुछ कीवर्ड्स की। तो वो सेंटेंसेस जिनके अंदर हम यूज करते हैं लाइक, सो, सो एज, सच एज, एटसेट्रा। ओके, तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं जिनके थ्रू आप पता कर सकते हैं कि ये एक सिमली है। सिमली फिगर्स ऑफ स्पीच या पोएटिक डिवाइस है। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका सिमली। दूसरा हम इसी के साथ पढ़ते हैं मेटाफर। मेटाफर देखिए बेटा, इंग्लिश लिटरेचर, इफ यू आर गोइंग टू स्टडी इंग्लिश लिटरेचर, सो नो वन कैन कीप अवे हिमसेल्फ और हरसेल्फ विदाउट स्टडीइंग फिगर्स ऑफ स्पीच एंड पोएटिक डिवाइसेस इन इंग्लिश। ठीक है, अगर कोई नहीं पढ़ रहा है तो मुझे नहीं लगता कि उसने रियली इंग्लिश को स्टार्ट भी किया है, क्योंकि भाषा को पढ़ने के लिए हमें इनको पढ़ना बहुत जरूरी होता है, राइट? हमें ये हमारे एकेडमिक्स में भी काम आते हैं, प्लस हमारी लैंग्वेज को भी मॉडिफाई करते हैं। तो मेटाफर क्या है बेटा? हिंदी में मेटाफर को अगर मैं आपको बताऊं बेटा, हिंदी में रूपक अलंकार होता है। ठीक है, अभी मैं एग्जाम्पल इनके एक साथ दूंगा तो आपको बहुत इजीली समझ आएंगे। तो ये रूपक अलंकार की तरह है यहां मेटाफर। मतलब हमने क्या किया है, सिमली में हमने दो ऑब्जेक्ट, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का कंपैरिजन किया है। अभी मैं एग्जांपल के साथ भी समझाऊंगा, डोंट वरी। ठीक है,
यहां पर हम क्या करेंगे बेटा, यहां पर हम एक एन इम्प्लिसिट कंपैरिजन होगा विदाउट यूजिंग द कीवर्ड्स। एक प्रकार का कंपैरिजन ही होगा, लेकिन हम वहां क्या बोल देंगे वो मैं आपको यहां समझा देता हूं। इसकी डेफिनेशन में आप लिख सकते हैं, इट इज अ काइंड ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच इन विच एन इम्प्लिसिट कंपैरिजन विदाउट यूजिंग लाइक एज एंड सच एज। ठीक है, लेकिन डिफरेंस देखिए, बेसिक डिफरेंस क्या है। अगर मैं बात करूं इसके एग्जाम्पल की, सिंबली के एग्जाम्पल की अगर मैं बात करता हूं तो देखिए मैंने लिखा लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, लाइफ इज लाइक अ ड्रीम। तो मैंने क्या यूज किया, आई हैव यूज्ड हियर अ वर्ड लाइक। तो जैसा कि मैंने ऊपर आपको मेंशन किया है, ठीक है, लाइफ इज लाइक अ ड्रीम। अगर मैं इसी को मेटाफर का एग्जाम्पल बनाता हूं तो मैं क्या बोलूंगा, लाइफ इज अ ड्रीम। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको एक बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि यहां मैंने सिंबली का यूज किया, तो मैंने लाइक का यूज किया तो मुझे पता चल गया ये सिंबली है। लेकिन यहां मैंने बोला लाइफ इज अ ड्रीम, मतलब मैंने डायरेक्ट लाइफ को ड्रीम बना दिया। यहां मैंने कहा है लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, ठीक है, जीवन एक सपने की तरह है। लेकिन यहां मैंने क्या किया, जीवन को ही मैंने सपना बना दिया। तो हमने क्या किया, यहां हमने कंपैरिजन करके शो किया है और यहां हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रख दिया है उसकी जगह। ठीक है, तो ये हो जाते हैं दो फिगर्स ऑफ स्पीच जिनको हम साथ साथ पढ़ते हैं, सिमिली एंड मेटाफर। ये इंप्लिसिट कंपैरिजन है, यहां कंपैरिजन सिर्फ हम कर रहे हैं, यूज नहीं कर रहे हैं वर्ड्स। सिमिली में हम ये कुछ कीवर्ड्स भी यूज करते हैं। ओके, चलिए तो इसके साथ हम आगे चलेंगे। अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं बेटा, और अगली बार डेफिनेटली मैं कुछ और बेटर तरीके से, अगर किसी को लगता है तो मैं कोशिश करूंगा और बेटर तरीके से समझाने की। ठीक है, तो देखिए बेटा, थर्ड जो आपका आता है वो आता है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन, अगर मैं हिंदी की बात करूं तो हिंदी में इसको मानवीकरण करके हम लोग पढ़ते हैं, राइट। मानवीकरण एक आपका अलंकार होता है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको पढ़ते हैं। ये पर्सोनिफिकेशन है क्या, पहले समझना ये जरूरी है हमें। ठीक है, पर्सोनिफिकेशन इज अ फिगर्स ऑफ स्पीच इन विच द लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स आर प्रेजेंटेड विद द क्वालिटीज ऑफ, ठीक है, लिविंग बीइंग्स। जहां हम कोई डेड चीज या लाइफलेस चीजों को बिल्कुल लिविंग बीइंग्स की क्वालिटीज के साथ प्रेजेंट करते हैं, वहां होता है आपका पर्सोनिफिकेशन, राइट। तो अब पर्सोनिफिकेशन हमें पता चल गया, तो अब हम इसके एग्जाम्पल खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो देख लीजिए। नाइट sang a beautiful song yesterday. अब आप देख सकते हैं, नाउ यू कैन इजीली सी हियर, नाइट sang, इज इट पॉसिबल? रात कभी गाती है? नहीं गाती। तो मैंने क्या किया है, नाइट को जो एक लाइफलेस चीज है बिल्कुल, उसको मैंने लिविंग बीइंग्स की क्वालिटी में, क्योंकि गाना गाना एक ह्यूमन बीइंग की नेचर है, ठीक है, तो मैंने लिविंग बीइंग की एक क्वालिटीज के साथ इनको प्रेजेंट कर दिया। और बड़ी सिंपल है बेटा, ये बहुत सिंपल फिगर्स ऑफ स्पीच है, आपको इसमें बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कभी भी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि सिंपल बात है, हमें पता है कि ह्यूमन बीइंग्स की क्वालिटीज क्या है। अगर किसी भी लाइफलेस ऑब्जेक्ट को या लाइफलेस थिंग को प्रेजेंट किया जा रहा है ह्यूमन क्वालिटीज के साथ, तो वो हमारा हो जाता है पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, इसके साथ हम बेटा फोर्थ पढ़ते हैं, हाइपरबोली। ये बहुत ज्यादा यूज होने वाला है बेटा, इट इज यूज्ड एट अ हाई स्केल। यू नो, आप अपने डेली बेसिस लाइफ में, डेली अपने घर में, पड़ोस में, कहीं पर भी आप इसको देख सकते हैं। क्यों ऐसा, क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि इसका हिंदी में यूज होता है, इसको हम कहते हैं अतिशयोक्ति। मतलब सिंपल बात है, जब किसी
लाइन को, किसी स्टेटमेंट को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया जाए, है ना। आपस में हम कई बार बात भी करते हैं ना, अरे यार मैं तो बस मरते मरते बचाऊं, मतलब हल्की सी स्लिप होने पर भी लोग ऐसी लाइन बोल देते हैं, ठीक है ना। और जैसे मान लीजिए कोई कई बार अर्थक्वेक आता है तो हुआ कुछ नहीं है, लोग क्या कहते हैं, अरे यार पूरा घर ही हिल गया, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, हम भाषा का प्रयोग कर रहे हैं अपनी बात को रखने के लिए। और यही मैंने शुरू में बताया था कि ये वो डिवाइसेस हैं, ये वो फिगर्स ऑफ स्पीच वो होती हैं जो हमारी भाषा को और भी शानदार बनाती हैं, हमारी बात करने के तरीके को मॉडिफाई करती हैं। तो हाइपरबोली क्या होता है, इट इज अ फिगर्स ऑफ स्पीच इन विच स्टेटमेंट इज स्पोकन बाय विद द हेल्प ऑफ ओवर स्टेटमेंट। हम इतना एक्सेजरेट कर देते हैं स्टेटमेंट को कि हमें कई बार अपनी बात पर खुद भी विश्वास नहीं होता, ठीक है। जैसे बढ़िया सा एग्जांपल आप इसका लिख सकते हैं, द रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लडेड इन द बैटल ऑफ वाटरलू या फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। क्या ये पॉसिबल है? कितने भी आदमी मर जाएं लेकिन नदियां तो खून की कभी नहीं बहेंगी। लेकिन हमने सिर्फ क्या कहा है, अपनी बात को रखने की कोशिश की है कि वो इतना भयंकर युद्ध था कि चारों तरफ खून खराबा हो गया। तो हमने क्या बोला, द रिवर्स फ्लडेड in the first battle of पानीपत, जो कि पॉसिबल नहीं है। जनरली ये बात पॉसिबल नहीं है। हम फिर से बता रहे हैं बेटा, हाइपरबोली वो फिगर्स ऑफ स्पीच है जिसमें अपनी बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर बताया जाता है। एक बड़ा ही फेमस एग्जांपल आता है इंग्लिश में, बेलिंडा स्माइल्ड एंड ऑल वर्ल्ड गे, ठीक है। एक कैरेक्टर रहा है बेलिंडा नाम का, रही है, तो उस पर यह बताया गया है कि वो जब मुस्कुराई थी तो पूरा संसार खुश हो गया था। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ठीक है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो हाइपरबोली क्या हो गया हमारा, जहां पर अपनी बातों को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। अगर आप चाहें और आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में आप अपने कुछ एग्जांपल्स भी मुझे सेंड कर सकते हैं, ठीक है, आई विल चेक दैट। फिफ्थ जो फिगर्स ऑफ स्पीच हम बेटा पढ़ने जा रहे हैं वो है बेटा ओनोमैटोपिया। ओनोमैटोपिया, ओनोमैटोपिया ये क्या है? ओनोमैटोपिया क्या है बेटा? देखिए, इसको हम कहते हैं साउंड सजेस्ट। साउंड सजेस्ट मींस ये वो फिगर्स ऑफ स्पीच है, ये वो पोएटिक डिवाइस है बेटा जिसके अंदर हमें पता चलता है कि जब भी किसी लाइन में कोई ऐसे वर्ड को यूज किया जा रहा है जो किसी की भी आवाज को, किसी की भी साउंड को, किसी की भी वॉइस को रिप्रेजेंट करता है, देन वी कैन से दिस इज अ पोएटिक डिवाइस व्हिच नेम्ड इज ओनोमैटोपिया, ठीक है। तो आई होप डेफिनेटली आपको ये बात समझ आ गई होगी कि वो फिगर्स ऑफ स्पीच जिसमें साउंड को सजेस्ट किया जाता है उसको ओनोमैटोपिया कहते हैं। और इसके तो आप थाउजेंड्स ऑफ एग्जांपल्स बना सकते हैं, ठीक है। बर्ड्स का चिप करना, स्नेक का हिस करना, हॉर्स का नहीं करना, और अभी मैं क्या कर रहा हूं, आई एम ऑल्सो क्रिएटिंग अ साउंड, क्राई करना, वीप करना, ठीक है, एंड क्लैटर करना, ये सब क्या है? इस तरह के वर्ड्स जहां पर भी पैटर, क्लैटर, थम, धाम की आवाज की कोई भी वर्ड यूज किया गया है, तो ऐसी फिगर्स ऑफ स्पीच को हम ओनोमैटोपिया कहते हैं। जहां किसी सेंटेंस में कोई भी वर्ड साउंड प्रोड्यूस करता है तो उसको हमने ओनोमैटोपिया का नाम दिया है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम ये 5 फिगर्स ऑफ स्पीच ही डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और ये हम इसको पार्ट 1 का नाम देंगे। ये हमारा पार्ट 1 होता है और हमारे 2, 3 या 4 पार्ट में हमारी फिगर्स ऑफ स्पीच वाइंड अप होंगी। तो स्टे ट्यून विद मी एंड डेफिनेटली नेक्स्ट फिगर्स ऑफ स्पीच in part 2 and part 3 that you are going to watch the new one, okay। इनको देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए,
9 से 12 तक के लिए, वैसे तो 6 से 8 तक के बच्चे भी इनको देख सकते हैं बेटा, उनके भी काम आएंगे, क्योंकि जहां कहीं भी पॉम्स होती हैं, जहां कभी भी इंग्लिश में पॉम्स होती हैं, वहां फिगर्स ऑफ स्पीच टीचर जरूर पढ़ाता है। ठीक है, तो चलिए बने रहिए मेरे साथ और हम देखते हैं आगे की वीडियो में पार्ट 2 में कुछ बची हुई फिगर्स ऑफ स्पीच। थैंक यू।